जो है 300 रुपया जो है गन्ने का मिलना चाहिए। तो आपकी केंद्र सरकार किसानों को पिछले बजटों में भी मारती रही है, जो है केंद्र की सरकार तय नहीं करती। रियाज साहब लीजिएगा, कल जब बजट आएगा किसानों के लिए कुछ गन्ने का दाम केंद्र की सरकार तय नहीं करती। महंगी करेंगे, कल भी आप डीजल महंगा घुमा फिरा के करने का। आपने बताया है अगले साल में बढ़ाएंगे, जो है कहां से बढ़ा दिया आपने? इस पर 2.5 में बढ़ाया है क्या है आपने? धस्माना जी, गुमराह मत करिए लोगों को। खाद का दाम, बिल्कुल खाद का दाम आपने बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जो है 250 रुपए की खाद 1200 रुपए में कर दिया आपने। धस्माना जी, सवाल कई उठ रहे हैं। नहीं, खाद के दाम में कोई उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि खाद के दाम नहीं बढ़े, लेकिन समर्थन मूल्य भी चाहे गेहूं का हो, इन्होंने बढ़ाया, यूरिया इन्होंने बढ़ाया, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया और 50 रुपए कुंटल गेहूं का दाम बढ़ाया, समर्थन मूल्य भी बढ़ा है, खाद का दाम बढ़ाते हैं। धान की कहीं पूरे सूबे में कहीं खरीदारी नहीं होती है। खाद का दाम 3 गुना बढ़ाएंगे और गेहूं पे 50 रुपए बढ़ाएंगे। 50 रुपए बढ़ाएंगे, 50 रुपए खाद का दाम बढ़ाएंगे और 500 रुपए जो है वो। देखिए, जिस अमेरिका के इशारे पर आप खाद का दाम बढ़ा रहे हैं, खाद की सब्सिडी घटा रहे हैं, भाई अमेरिका अपने देश में किसानों को कितनी बड़ी तादाद में सब्सिडी दे रहा है। ठीक है, रावत जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि बस अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छा होगा? अनाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसानों का मनोबल गिरने ना पाए, सब्सिडी दे करके गेहूं को पैदा करके, चाहे उस गेहूं को उसे समंदर में डालना पड़ता हो, लेकिन किसान को पूरा दाम देने का काम कर रहा है। रावत जी की भी सुन लेते हैं। वही अमेरिका आपसे जो है खाद पर सब्सिडी बराबर गिरवा रहा है और आप अमेरिका के सारे पर बराबर गिरा रहे हैं। ठीक है, रावत जी यहाँ पर अच्छा फील करते रहेंगे क्या? ऐसा है अमिताभ जी, जो बजट की स्थिति है कि मायावती भी केंद्र सरकार में भागीदार हैं, मुलायम सिंह जी भी भागीदार हैं और सब बजट की आलोचना कर रहे हैं। हाँ। सब निराश हैं बजट से। हाँ। और इसलिए धस्माना जी जो बोल रहे हैं उनको तो बोलना है उसके पक्ष में, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह की दशा इस देश में किसानों की हो रही है, हाँ। किसानों पर जिस तरह के आर्थिक अत्याचार हो रहे हैं, कहां डीएपी 350 रुपया कुंतल थी, आज बोरी थी, आज वो 1450 रुपए की हो गई है। हाँ। और वो भी मिल नहीं रही किसानों को। इसलिए ये कहना कि किसानों की कांग्रेस बहुत बड़ी हितैषी है, मैं समझता हूं कि ये सफेद झूठ है। और इसलिए जो बजट की जो कंडीशन लग रही हैं, जो हालात लग रही हैं, जिस तरह के आपके सर्वेक्षण आ रहे हैं, जिस तरह से चिदम्बरम जी के बयान आ रहे हैं, हमको नहीं लगता कि कल का जो बजट आने वाला है वो आम आदमी को, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो सुविधाओं से विहीन है, उसको कहीं संतुष्टि दे पाएगा, ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है। सूर्य प्रताप शाही जी, आपको लगता है क्या संतुष्ट होते दिखाई देंगे क्या कल जो आने वाली सुबह है उसमें? देखिए, पिछले 4 साल में यूपीए ने भारी लोगों को निराश किया है। आम आदमी, किसान, मजदूर और खेतिहर मजदूर और कामगार, सबके खिलाफ इन्होंने फैसले किए हैं। सबके ऊपर जो है इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं। आम आदमी का जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। घर गृहस्थी का चलाना मुश्किल हो गया है। घर की रसोई तक जलनी बंद हो गई है। इन लोगों ने ये नारा दिया था कि आधा रोटी खाएंगे, सोनिया जी को लाएंगे, तो आज देश को इन्होंने आधा रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है। और कल जो बजट आएगा उसमें 1/4 रोटी हो जाने वाला है। बिल्कुल। रियाज जी, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? रावत जी ने एक बात भी कही कि जो मुलायम सिंह हैं, मायावती हैं, वो केंद्र में समर्थन भी कर रहे हैं, बजट की आलोचना भी कर रहे हैं। जी देखिए, मैं रावत जी से कहना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारे सामने 2 चीजें हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी 4 रोटी को 2 रोटी में बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जो इस देश को, एक देश को, मजबूत देश को 4 जगह बांटना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम 2 रोटी वाले के साथ खड़े हो जाते हैं जाकर। हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए हम मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि जो देश को विघटनकारी आपकी जो
वो है क्या कहते हैं आपकी योजनाएं हैं, उनको आप त्याग दीजिए। हम आपके साथ खड़े होने में कोई एतराज नहीं करें। चलिए धसमाना जी, आपसे आखिरी टिप्पणी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ साहब जी। कहिए जल्दी से। रियाज जी, आपकी जो मोहब्बत है देश के प्रति, उस पर मैं संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं जी। कह रहा हूं कि जो दल सत्ता में शामिल हैं, जी, वो भी उस बजट की आलोचना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम और सत्ता इसलिए में अनुमान शामिल लगाया नहीं है, जा आप सकता गलत कह रहे है हैं। कि बजट से क्या अपेक्षा जी, है हम- लोगों को। जो सत्तारूढ़ दल के जो सहयोगी दल हैं, वो जब बजट की आलोचना कर रहे हैं तो उससे अनुमान लगाया जा जी। सकता है कि ये बजट कितना राहत देने वाला है। ये मेरा आशय था। चलिए धसमाना जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। गर्दन पे सीबीआई की तलवार लटकी जी हुई है जी, ना। बहुत उम्मीदें रखिए और निश्चित तौर पे कल जो बजट आएगा उससे पूरे देश की जनता को राहत मिलेगी और देश की खुशहाली के लिए होगा। किसानों के लिए राहत भरे संदेश होंगे बजट में और तमाम जो वर्ग हैं देश के अन्य अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, सारे लोग कल के बजट से खुश होंगे। जब बजट आएगा तो आप और हम फिर चर्चा करेंगे इस पे। फिर चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी सबको आपने सुना, लेकिन आखिरी में धसमाना जी ने अच्छा एहसास जरूर करा दिया। नहीं, देखिए एहसास हमेशा अच्छा रहना चाहिए। हाँ, जिंदगी जीनी भी है ना इस देश को। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मुझे लगता है कि बजट पर पार्टी, कोई भी पार्टी, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये सब लोग सत्ता में हिस्सेदार रहे, जिसमें दो पार्टियों ने तो सत्ता का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने तो अधिकांश समय कांग्रेस ने नेतृत्व किया, बिल्कुल। और रियाज भाई की पार्टी में भी सरकार में भागीदार रही। मुलायम सिंह जी भी सरकार के हिस्से रहे, बड़े मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। सूर्य प्रताप जी और रावत जी की पार्टी भी सरकार में रही। मैं नेहरू से बात तो नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि नेहरू स्मरण में शायद अभी सब लोगों के होंगे नहीं कि उनकी सरकार में क्या फैसले हुए, कैसे हुए, वो उतना रिकॉल करना मुश्किल होगा। इंदिरा जी से बात अगर मैं रखूं तो कुछ फैसले इंदिरा जी के ऐसे थे जिन्होंने देश को बदला। उसमें हरित क्रांति थी, उसमें श्वेत क्रांति थी, उसमें परमाणु विस्फोट था, उसमें प्रीविपर्स का समापन था, उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। ये 5 फैसले मुझे इंदिरा गांधी को अच्छा कहने को मजबूर करते रहे जब से मेरी समझ हुई। इसके बाद बहुत सारे फैसले ऐसे जिनकी मैं आलोचना बहुत मुखरता से करता रहा, ऐसे भी बहुत सारे फैसले हैं। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी को थोड़ा क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के अपग्रेडमेंट के लिए थोड़ा प्रयास किया, उनको समय भी बहुत नहीं मिला। उसके बाद फिर नरसिंह राव जी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने उदारवाद के लिए एक थोड़ा रास्ता खोला। लोगों को लगता था कि या तो खेती करो या डाकखाने में बाबू हो जाओ, सिपाही हो जाओ पुलिस में, इसके अलावा इस देश में करने को कुछ है नहीं। ये भाव तोड़ा। वाजपेयी जी को इसलिए सराहता हूं कि उन्होंने इस देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया, जिसमें एक योगदान रावत जी के प्रदेश के नेता और उस समय के शहरी विकास मंत्री, नहीं, राष्ट्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का भी था। इसके बाद इस बाकी जो कार्यकाल इन प्रधानमंत्रियों का रहा और नाना प्रकार के दूसरे प्रधानमंत्रियों का रहा, किसी ने बुनियादी समस्या को छुआ ही नहीं। ना वाजपेयी जी ने, न इंदिरा जी ने, न किसी ने नेहरू की बात नहीं करता। पूछिए क्यों? खेती जब डगमगाती है, लोग कहेंगे अमिताभ जी रूढ़वादी आदमी है, दुनिया 21वीं शताब्दी में जा रही, ये खेती से आगे नहीं बढ़ते। मैं कैसे खेती से आगे बढ़ूं? खेती डगमगाती है धसमाना जी तो पलायन होता है, पलायन होता है तो शहर की व्यवस्था चरमराती है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती है, देश में एक माहौल निगेटिविज्म का बनता है, नकारात्मकता का बनता है। क्यों बेरोजगारी भत्ता बांटने की जरूरत है? मैं किसानों की कर्जा माफी के मेलों के भी पक्ष में नहीं रहा, और कर्जा माफी भी क्या हुई इस पर भी आइए किसी दिन बहस करूंगा। जाइए गांव में देखिए, सूर्य प्रताप शाही जी जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में ये बताएं कि कितने लोग गए गांव में जो बैंक से कर्ज लेते हैं। अरे 80% आदमी तो आज भी गांव के महाजन की चंगुल में है, उसकी माफी कौन करेगा? कौन करेगा? और बैंक से कर्जा मिलना भी तो आसान नहीं है। और रियाज भाई की पार्टी ने कर्जा माफ किया। चुनाव में सभा में मैंने देखा नेताजी को, सरकार में आएंगे तो कर्जा माफ सब किसानों का।
जब सरकार आ गई तो कर्जा माफ किसका हुआ? उत्तर प्रदेश की एक बैंक को स्पेसिफाई कर दिया गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक के में 1 लाख तक का लोन लिया हो, जमीन गिरवी रखी हो, 3 किस्तें अदा की हो, उसका 50,000 माफ करेंगे। अब जो 80% है या 85% है वो बाहर हो गया। तो बुनियादी चीज को किसने सोचा? मॉल को डीजल सब्सिडाइज नहीं मिले, ये इंदिरा जी ने नहीं सोचा, ये वाजपेयी ने नहीं सोचा, मनमोहन सिंह ने नहीं सोचा, नरसिंह राव ने नहीं सोचा, देवी गौड़ा ने नहीं सोचा, गुजराल ने नहीं सोचा। सब तो शरीके जुर्म है। किसने सोचा? मुझे कोई बताए ना। सरकारी अस्पताल में गरीब को दवा मिले, इसके लिए कोई प्रयास हुआ क्या? प्राइमरी स्कूल ब्रिटेन में जाइए, ब्रिटेन ने 5वें तक की शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं जाने दिया। उसने कहा हायर एजुकेशन को निजी क्षेत्र में ले जाए, लेकिन 5वें तक ऐसी शिक्षा जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो बच्चे के बीच में। कोई ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा एयर कंडीशन स्कूल में पढ़े और दूसरा पेड़ के नीचे पढ़े बांसगांव में, ये नहीं हो। भारत में किसी ने सोचा? ये बुनियादी सवाल हैं। हमारी चिंता अजब चलन बन गया। हमारी चिंता इस बात पर है कि सेंसेक्स क्या कह रहा है, निफ्टी क्या कह रहा है, बीएसई क्या कह रही है, मोबाइल में कौन सा वर्जन लॉन्च करें, वाईफाई कहां कहां चलाएं। अरे हाय हाय हो रहा है देश में, आप वाईफाई चला रहे। ये बुनियादी सवालों को हमको देखना पड़ेगा। मिठाई बांटने से कोई लाभ नहीं होगा। बहुत प्रसिद्ध कहावत है अंग्रेजी में, मछली खिलाइए नहीं, मछली पकड़ना सिखाइए गरीब आदमी को, वो अपना जीवन खुद जी लेगा। सरकारें किसके साथ खड़ी दिखती हैं? क्यों इस देश में ऐसी धारणा बन गई कि जो राजनेता हैं वो चुनाव के वक्त आम आदमी के साथ होते हैं और बाकी 4.25 साल कारपोरेट हाउसेस के साथ होते हैं? ये धारणा क्यों बनी देश में? यूं ही तो नहीं बनी होगी। उसने देखा होगा आम आदमी ने कि आपकी देह से जो सुगंध आ रही है परफ्यूम की, वो उसकी देह से मैच नहीं खाती। देखा होगा। आपकी लंबी गाड़ी देखकर वो सहम जाता होगा। उसको लगता नहीं होगा कि ये मेरे प्रतिनिधि हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस बात को देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हम इस देश में एक और मुंबई बसाना चाहते हैं, उसका भी स्वागत, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि फर्रुखाबाद में गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, वहां भी नजर डाल लीजिए। पहाड़ पर लोग कैसे रह रहे हैं, वहां भी नजर डाल लीजिए। जिंदगी कितनी दुश्वारियों में है। दिल्ली में एक फ्लाईओवर और बनाइए, उसका भी स्वागत, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि पीने का पानी उत्तराखंड में हर आदमी को मिले कम से कम। ये बुनियादी सवाल तो हल होने चाहिए थे। 65 बरस कोई कम भी नहीं होते। 65 बरस इतने कम भी नहीं होते कि जहां रोटी, कपड़ा, पानी और मकान नहीं दे सके हम। इतने कम भी नहीं होते 65 बरस। और हर आदमी, जितने दल सक्रिय हैं पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं सब सरकार में रह लिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो कोई ऐसा प्रभावी दल है ही नहीं जो सरकार में नहीं रहा हो। चौधरी अजीत सिंह मिला के क्या किया हमको तो नहीं दिखता कहीं। गांव गांव उत्तर प्रदेश में घूम आइए, आपको विकास की तस्वीर सामने दिख जाएगी कि विकास कितना हुआ। पूछने की जरूरत नहीं किसी से। आखिर इन सवालों का उत्तर देना होगा। हमारी चिंता दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद तक कन्फाइंड होगी तो देश के साथ न्याय नहीं होगा। मैं इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगा कि चिदंबरम साहब, कल जब बजट लाइए तो सरकारें हारती जीतती हैं, चुनाव आती जाती हैं, देश बड़ा है, देश के लिए बजट लाइए, इंडिया के लिए नहीं, केवल भारत के लिए बजट लाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रावत जी बहुत शुक्रिया, शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रियाज साहब आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इलायची, खजूर, मिश्री,
वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project